डे 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डे 4 है, सेशन 2 है और इसमें हम बात करें चैप्टर नंबर 14, 15, 16। ये रिटर्न असेसमेंट अपील्स के चैप्टर हैं और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये छोड़ के जाते हैं पेपर में। और आई कैप जो है वो रूटीन से 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस एरिया से पूछ रहा है। अभी तक जितने सेशंस हुए सबसे ज़्यादा पेजेस शायद आज के इस सेशन में कवर हों, लेकिन इसको एक टेक्निक से करेंगे ना तो आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे जो 14 चैप्टर है ना सर, ये बड़ा कमाल है। सिर्फ रिटर्न क्या है इसको सोचें और हम आगे चलते रहते हैं। मैंने बल्कि एक स्केच आप लोगों के लिए बनाया था सर। कुछ सवाल हैं रिटर्न से मुतालिक। रिटर्न क्या होती है, रिटर्न किसने जमा करानी होती है, रिटर्न कब जमा करवाई जाती है, रिटर्न अगर कारोबार ख़त्म कर दिया जाए तो भी क्या रिटर्न जमा करवानी चाहिए, और अगर रिटर्न ना जमा करवाएं तो क्या होगा, रिटर्न किस तरह जमा करवाते हैं, अगर रिटर्न जमा करवा दी तो क्या इसके बाद रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं। सर असल में ये 7-8 सवाल हैं और ये पूरा चैप्टर इन सवालों का जवाब दे रहा है। सो अगर आपके ज़हन में सवाल हो ना बहुत क्लियरली तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। सवाल मैंने एक बार आपके साथ बोल दिया, मैं 1 by 1 सवाल बोलूँगा और फिर उसका जवाब दूंगा। सर पहला सवाल, रिटर्न क्या है। एफबीआर वाले आपसे कहते हैं कि तुमने जितनी इनकम कमाई उस पर जितना टैक्स जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनता है वो जमा कराओ। यही है ना असल में। तो अब वो कहते हैं कि आप टैक्स जमा करवाओ, आप जितना आपका टैक्स बनता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमने टैक्स जमा कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट, जो फॉर्म फिल करते हैं जिसके जरिए टैक्स जमा कराया जाता है, यानी इनकम टैक्स वालों के सामने अपनी इनकम डिक्लेयर की जाती है, जिस फॉर्म और डॉक्यूमेंट के जरिए इसको रिटर्न कहा जाता है। जिस डॉक्यूमेंट के जरिए हम अपनी इनकम शो करते हैं एफबीआर को, उसे रिटर्न कहते हैं। ठीक हो गया। अगला सवाल, सर रिटर्न किस किस को जमा करवानी है। 5 लोगों को। कंपनी, हर वो बंदा जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम में फॉल कर रही है। सर सैलरीड के लिए 6 लाख से ऊपर है और नॉन सैलरीड के लिए 4 लाख से ऊपर है। पढ़ा है ना सर आपने। सर हर वो बंदा जिसकी इनकम, थोड़ी सी आवाज आहिस्ता कीजिएगा, हर वो बंदा जिसकी इनकम इंडिविजुअल है, सैलरीड है तो 6 लाख से ऊपर, नॉन सैलरीड है तो 4 लाख से ऊपर। ठीक हो गया। ये हो एओपी है तो 4 लाख से ऊपर है तो उसके लिए रिटर्न जमा करानी जरूरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटर्न जमा करानी जरूरी है। सर रिटर्न जमा कराने से मुराद ये नहीं है कि आपने टैक्स भी जमा कराना है लाजमी। अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो भी डिक्लेयर करें, बस शो करें। आपने 3 लाख रुपया नुकसान हो गया इस साल, टैक्स वाले कहते हैं शो कर दें, ना जमा। रिटर्न जमा कराने से ये मुराद थोड़ी कि टैक्स भी लाजमी, यानी शो करना, डिक्लेयर करना, ये असल बात है। अच्छा उसके बाद आ गया सर जिसकी एफटीआर इनकम है उसके लिए भी रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है, और जिसके बारे में बोर्ड कह दे कि इसने रिटर्न जमा करानी है तो उसके लिए भी रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। सर किस किस ने रिटर्न जमा करानी है, दूसरे सवाल का जवाब मैंने दे दिया। सर किस किस ने रिटर्न जमा करानी ही करानी है, 5 लोगों ने। इन लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है। अगली लिस्ट है भी की, पहली लिस्ट है ही की, यानी इन्होंने रिटर्न जमा करानी ही करानी है इन 5 लोगों ने। और इन लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है। सर वो बंदा जिसने पिछले 2 सालों में जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी उसने रिटर्न जमा करानी है। जिसको लॉस इनकर हो गया उसने रिटर्न जमा करानी है। जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड्स की,
या फ्लैट है म्यूनिसिपल एरिया में, कैंट में या इस्लामाबाद में, तो इसने रिटर्न जमा करानी है। जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड की रेटिंग एरिया में, पहले कौन सा एरिया था, म्यूनिसिपल लिमिट, ये कौन डिफाइन करेगा, एफपीआर वाले डिफाइन करते हैं कि जनाब म्यूनिसिपल लिमिट है या रेटिंग एरिया है। सर अगर आपके पास फ्लैट है, कितना, 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, कहां पर, रेटिंग एरिया में, तो आपने रिटर्न जरूर जमा करानी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट की म्यूनिसिपल लिमिट में या कैंट में या तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद में, या फ्लैट, फ्लैट के बारे में नहीं लिखा कितना हो, जितना भी हो, अगर फ्लैट इस्लामाबाद में है इसका मतलब है तगड़ी है असामी, ठीक हो गया, या फ्लैट कैंट में है या फ्लैट म्यूनिसिपल लिमिट्स में है। उसके बाद अगले नंबर पे आ गए रेटिंग एरिया में, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 500 स्क्वायर यार्ड, और अगर रेटिंग एरिया में फ्लैट है तो इसकी उसने बताया है एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, ऊपर यार्ड्स था नीचे फीट है। सर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी, सर एनटीएन जिसके पास है उसने रिटर्न जमा करानी है। ये चारों पॉइंट्स अपने जेहन में रखिएगा, यानी फ्लैट वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड वाला या गाड़ी वाला। सर एनटीएन जिसके पास है उसने रिटर्न जमा करानी, जिसका एनटीएन है, जिसका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन और बिल 5 लाख से ऊपर है इसने रिटर्न जमा करानी है। सर हर रेजिडेंट बंदे ने रिटर्न जमा करानी है जो अगर बिजनेस कर रहा है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर बिजनेस कर रहा है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड है, अगर इंजीनियर है तो पीईसी से रजिस्टर्ड है, अगर डॉक्टर है पीईसी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, डॉक्टर है तो पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, अगर लॉयर है तो पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल, अगर अकाउंटेंट है तो आईकैब या आईसीएम में। इन सारे इदारों से रजिस्टर होने वाले बंदे पे रिटर्न जमा करानी जरूरी है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी इनकम 4 लाख तो नहीं है लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस है और 3 लाख से ज्यादा है, सर ये भी रिटर्न जमा कराएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला बंदा 3 लाख से ऊपर वाली इनकम पर भी रिटर्न जमा कराएगा। और सर हर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसने फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है ये भी रिटर्न लाजमी जमा कराएगा। फॉरेन इनकम और एसेट किसने जमा करानी है अभी डिस्कस करते हैं। सर किस किसने रिटर्न जमा करानी है, 5 बंदों ने तो करानी है। सर इसके बाद इन लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है जो डिस्कस किए। उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाइए, सर किन लोगों को रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं, जिन लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है उन लोगों में से 4 लोग हैं सर जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फ्लैट है या गाड़ी है और सिर्फ ये चीजें होने की वजह से उनको रिटर्न जमा करानी पड़ रही है, जबकि वो खुद बेवा है या ऑर्फन बिलो 25 है या डिसेबल्ड है या नॉन रेजिडेंट है, तो इनको रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। सर रिटर्न जमा करवानी पड़ रही है एक बेवा को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम प्लॉट है जबकि उसकी कोई इनकम नहीं है, तो इस बेवा को रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। ऑर्फन को, डिसेबल्ड को, नॉन रेजिडेंट को, इन लोगों को रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इसलिए रिटर्न जमा करानी थी कि इनके पास क्या है, प्लॉट है या फ्लैट है या गाड़ी है, व्हीकल है 1000 सीसी से ऊपर वाली, अगर सिर्फ इस वजह से बेवा को या ऑर्फन को या डिसेबल्ड को या नॉन रेजिडेंट को रिटर्न जमा कराने की मजबूरी है तो वो कहता है जी रिटर्न ना जमा कराओ। सर किस ने रिटर्न जमा करानी, मैं दूसरे सवाल का जवाब दे चुका। सर किस तरह रिटर्न जमा करानी है, सर आपने कवाइफ पूरे जमा कराने हैं एफबीआर को, उसके बाद साइन करना है, उसके बाद जो टैक्स बनता है जितना वो जमा कराना है और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है। ये चारों चीजें जमा कराएंगे तो समझा जाएगा रिटर्न जमा कराई। रिटर्न किस तरह जमा करानी है यह भी बता चुका। सर रिटर्न नहीं जमा कराएंगे तो क्या होगा, सर कमिश्नर के पास पावर है
कि वो किसी बंदे को भी कह सकता है कि तुम रिटर्न जमा कराओ और उसे उस नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। कमिश्नर के पास पावर है कि किसी बंदे को भी कह सकता है कि तुम रिटर्न जमा कराओ पिछले 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर में से किसी साल के हवाले से भी, और उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। और अगर पिछले 5 साल में से किसी साल की रिटर्न उसने नहीं जमा कराई तो कमिश्नर के पास पावर और बढ़ जाती है। वो कहता है पिछले 10 सालों में से किसी साल की भी चाहे तो रिटर्न के बारे में कह सकता है जमा कराओ और इसे जमा करानी पड़ेगी। और such time limit shall not apply if the commissioner is satisfied that the person who has failed to furnish his return has foreign income or asset। ये टाइम लिमिट तब अप्लाई नहीं होगा अगर उसे पता चल जाए कि उसके पास फॉरेन इनकम और एसेट थे। सर दोनों सवाल आए हुए पेपर में। एक बार ये सादा सवाल है, सादे से मुराद है इसमें वो पूरे साल की रिटर्न की बात कर रहा है जो अभी डिस्कस किया। अब जो डिस्कस करने लगा हूं वो 1 साल से कम की रिटर्न के बारे में भी कह सकता है कमिश्नर कि इवन लेस देन 1 ईयर की रिटर्न भी जमा कराओ। लेकिन कमिश्नर ये सिर्फ तब कहेगा जब उसे पता चल जाए कि वो बंदा ही फौत हो गया है, जब उसे पता चल जाए कि बंदा बैंक करप्ट हो गया है, जब उसे पता चल जाए बंदा पाकिस्तान छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, जब कोई और रीजन हो कि कमिश्नर को पता चल जाए कि यार ये बंदा, कोई भी रीजन है जिससे कमिश्नर को लगा कि इस बंदे को कहना चाहिए कि 1 साल से कम के पीरियड की रिटर्न जमा कराओ, तो उसे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। कमिश्नर उसको नोटिस दे देगा और उस नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। यानी 1 साल से कम की रिटर्न के लिए भी कह सकता है और 1 साल के रिटर्न के लिए तो कह ही सकता है। दोनों सवाल पेपर में आए हुए हैं। सर अगर रिटर्न ना जमा कराएं तो क्या होगा, या रिटर्न कैसे जमा करानी है? सर ये वाली बात तो अब हमारी कंप्लीट हो गई। अगला, सर रिटर्न जमा कराई, रिटर्न जमा कराई, लेकिन रिटर्न जमा कराने के बाद एक मसला आ गया, सर हमसे कोई गलती हो गई, तो क्या रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? यस, इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, आपको रिवाइज अकाउंट्स जमा कराने पड़ेंगे। शर्त नंबर 2, रीजन ऑफ रिवीजन बतानी पड़ेगी। शर्त नंबर 3, कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी। और शर्त नंबर 4, रिटर्न तभी रिवाइज करेंगे जब टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो और लायबिलिटी कम हो रही हो। टैक्स बढ़ रहा हो, रिफंड कम हो रहा हो। ठीक हो गया? अच्छा हाँ, ये 4 बुलेट्स हैं, पहले वो मैंने उसको बताया। कब रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, उसकी क्या शर्तें हैं? 4 हैं। रिवाइज रिटर्न आपको और रिवाइज अकाउंट्स भी जमा कराने पड़ेंगे और रिटर्न को साइन भी करना पड़ेगा टैक्स पेयर को, और रीजन भी बतानी पड़ेगी, और कमिश्नर से इजाजत भी लेनी पड़ेगी। और टैक्स पेयर टैक्सेबल इनकम रिटर्न रिवाइज करने की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होनी चाहिए और लॉस कम हो रहा होना चाहिए। हाँ, अगला पॉइंट, अब मैं इस एरिया की तरफ आने लगा हूं। ये एरिया बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। अगला पॉइंट, अगर आपने रिटर्न जमा कराने के 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कर दी तो आपको कमिश्नर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने रिटर्न जमा कराने के 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कर दी। और दूसरे नंबर पे, अगर रिटर्न जमा कराने के 60 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न रिवाइज नहीं की और 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज की तो फिर आपको कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़नी थी। आपने कमिश्नर से इजाजत मांगी, कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, 60 दिन गुजर गए, कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो 60 दिन गुजरने के बाद समझा जाएगा जैसे कमिश्नर ने इजाजत दे दी है और आप रिटर्न रिवाइज कर सकेंगे अगर रिटर्न रिवाइज करने की वजह से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो और लॉस कम हो रहा हो। सर यहाँ पे 60 दिनों का जिक्र 2 बार है। पहली बार तब 60 दिन का जिक्र आया जब आपने रिटर्न रिवाइज करनी थी, कमिश्नर से पूछने की जरूरत नहीं कि 60 दिन के अंदर से कर दी। दूसरी बार 60 दिन का जिक्र कब आया? कमिश्नर से पूछा और कमिश्नर ने 60 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया तो फिर आपको रिटर्न रिवाइज करने, तो आप फिर 60 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया तो आप समझेंगे कि कमिश्नर ने आपको जवाब दे दिया, रिटर्न रिवाइज कर देंगे अगर उससे टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो और लॉस कम हो रहा हो। सर अगर आपने रिटर्न रिवाइज की और कमिश्नर ने कोई नोटिस नहीं दिया, खुद ही से की, तो कोई पेनल्टी नहीं होगी। सर लेट करने की वजह से डिफॉल्ट सरचार्ज जितना टैक्स कम दिया था वो तो पे करना ही पड़ेगा।
सर आपको कमिश्नर की तरफ से नोटिस आ गया कि हम आपकी चेकिंग करने लगे हैं, तो आपने कहा ठहरे ठहरे जरा मुझसे गलती हो गई थी। अब जब कमिश्नर की तरफ से नोटिस के जवाब में आपने रिटर्न रिवाइज किया तो आपको 25% पेनल्टी पड़ेगी, 25% पेनल्टी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे रिटर्न, आपको पता था मेरी रिटर्न गलत है, कमिश्नर की तरफ से नोटिस आ गया कि हम आपकी रिटर्न चेक करेंगे, आप फिर भी मुतमईन रहे कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह देख लेंगे। उस केस में आपको 50% पेनल्टी देनी पड़ेगी। कमिश्नर आपको शो कॉज नोटिस देगा, शो दिखाओ, कॉज वजह, तुम्हें मसला क्या था, तकलीफ क्या थी कि तुमने अपनी इनकम कम शो की है जबकि असल में तुम्हारी इनकम ज्यादा है। सर ये शो कॉज नोटिस नॉर्मली ऑडिट करने के बाद, पड़ताल करने के बाद कमिश्नर साहब लगाता है कि असल में इसकी इतनी इनकम बनती थी, और वो फिर पूछता है हमारे मुताबिक तुम्हारी इतनी इनकम बनती थी, तुमने अपनी इतनी इनकम क्यों शो की, ये शो वजह बताओ, शो कॉज यानी वजह बताओ। शो कॉज नोटिस मिलने के बाद 50% परसेंटेज ऑफ पेनल्टी, जितना टैक्स आपने, जितनी फाइनल लायबिलिटी थी असल में वो उतना टैक्स आपको देना चाहिए, तो उसका 50%। लेकिन ये ऑल्दो हमारे उस स्कोप में नहीं है कि कितने पेनल्टी की इन्होंने ऑर्डिनेंस में डिटेल दी हुई है, उसके मुताबिक होती है। सर जी रिटर्न कब जमा करानी है, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताने लगा हूं। सर रिटर्न 30 सितंबर को जमा करानी है, भाई ये याद रखें। रिटर्न 30 सितंबर को जमा करानी है उस कंपनी की जिसका ईयर एंड, उस कंपनी की जिसका ईयर एंड आखिरी 6 माह में। सर इंडिविजुअल की रिटर्न 30 सितंबर को, मैंने कहा 30 सितंबर बस आप याद रखें। एओपी की रिटर्न 30 सितंबर को, जिसकी एफटीआर इनकम है उसकी रिटर्न 30 सितंबर को, कंपनी की रिटर्न 30 सितंबर को। सर सिर्फ वो कंपनी जिसका ईयर एंड पहले 6 माह में फॉल करता है उसकी रिटर्न कब जमा करानी है, 31 दिसंबर को। इसके अलावा हर बंदे की रिटर्न 30 सितंबर को जमा करानी। तो आप 30 सितंबर याद रखें और जेहन में एक बात रखें, अगर कंपनी भी और उसका ईयर एंड पहले 6 माह हुआ तो 31 दिसंबर वरना 30 सितंबर। सर अगर एक बंदे का ईयर एंड ही 30 सितंबर है तो हम ये देखेंगे कि इसके बाद 30 सितंबर कब आ रहा है। इमीडिएट ईयर एंड होने के बाद जो 30 सितंबर आएगा वही 30 सितंबर लेंगे। सर अगर एक बंदे ने कारोबार खत्म कर दिया फिर भी रिटर्न जमा कराने की, एक सवाल था उसका जवाब सुन लीजिए। अगर किसी बंदे ने कारोबार खत्म किया है तो इसको चाहिए कारोबार खत्म करने के 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बताया कि जी मैंने कारोबार खत्म कर दिया। और अगर इसने कमिश्नर को बताया तो कमिश्नर इसको कहेगा कि रिटर्न जमा कराओ, फाइनल रिटर्न जमा कराओ। अगर इसने कमिश्नर को नहीं बताया तो कमिश्नर खुद इसको नोटिस भेज देगा कि सुना आप कारोबार खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, तो उसने कहा आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप रिटर्न जमा कराएं। ये फाइनल रिटर्न कब से होगी, टैक्स ईयर शुरू होने से लेके जी डिसकॉन्टिन्यूअस के दिन तक की जो रिटर्न होगी ये जमा कराई जाएगी, और ये रिटर्न बिल्कुल आम रिटर्न की तरह एक्सेप्ट की जाएगी। ये भी एक नॉर्मल रिटर्न होगी फॉर जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिटर्न होती है। सर एक्सटेंशन चाहिए, तारीख में तोसी चाहिए, 30 सितंबर तक नहीं काम बना सर जी, थोड़ी एक्सटेंशन दे दें। एक्सटेंशन मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती। कैसे मिलेगी, कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर को क्या कहो कि हमें एक्सटेंशन दे दे, हमें तारीख बढ़ा दे, तो कमिश्नर एक्सटेंशन दे देगा। कमिश्नर देखेगा वजह क्या है, मसला क्या है, मुल्क से बाहर थे, बीमार थे, कोई और जस्टिफिकेशन है, कमिश्नर बेहतर समझे तो एक्सटेंशन दे देगा। अगर कमिश्नर ना बेहतर समझे तो मना कर देगा। अब अगर बंदे को बुरा लग गया है कि कमिश्नर ने इसको मना कर दिया तो वो क्या करेगा, सर वो चीफ कमिश्नर के पास चला जाएगा और चीफ कमिश्नर एक्सटेंशन ले लेगा। कमिश्नर भी 15 दिन की एक्सटेंशन ही देता है और चीफ कमिश्नर भी 15 दिन की एक्सटेंशन ही देता है। फर्दर एक्सटेंशन भी मिल सकती है, चीफ कमिश्नर चाहे तो मजीद 15 दिन की। सर ये जो एक्सटेंशन मिल रही है ना, इससे इसका मतलब ये है कि आपको तारीख में तो तोसी मिल रही है, लेकिन ये याद रखिएगा जो डिफॉल्ट सरचार्ज है वो आपको पे करना ही पड़ेगा।
डिफॉल्ट सरचार्ज लेट पेमेंट करने की वजह से जो फाइन है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। सर जी मैं वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट के अलावा सारा 14 चैप्टर करा चुका हूं। बड़ी ही आराम से तसल्ली से इस एक एक सवाल को सोचते जाएं और करते जाएं, ऐसा चैप्टर पूरा फारिग हो जाएगा। सर जी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। सर अगर किसी बंदे की बाहर की कमाई है कितनी, 10 लाख US डॉलर या उससे ज्यादा, और अगर किसी बंदे के बाहर एसेट्स हैं कितने, 1 लाख US डॉलर या उससे ज्यादा, 10,000 US डॉलर से ज्यादा उसकी इनकम हो और 1 लाख US डॉलर या उससे ज्यादा उसके एसेट्स हो, तो इसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी पड़ेगी। सर फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट में होता क्या है, यही रूटीन की बातें, एसेट मेरे पास कितने हैं, मैंने कितने एसेट बेचे, मैंने कितने एसेट खरीदे, कितने ट्रांसफर किए, फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन खर्चे कितने हैं, फॉरेन जो है वो मैं कितने पैसे कमा रहा हूं, यही चीजें। सर फॉरेन टोटल फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज और कंप्लीट पर्टिकुलर्स के कहां कहां पर हैं, और जितने फॉरेन एसेट ट्रांसफर किए उसकी डिटेल, और फॉरेन इनकम की सारी डिटेल और एक्सपेंडिचर की सारी डिटेल। कमिश्नर रिक्वायर कर सकता है किसी भी बंदे से जिसके बारे में उसे लगता है कि इसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए कि वो फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराए। सर 2 बातें रह गई बस इस चैप्टर की। बात नंबर 1 वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सर मैं ये बना के ला सकता था लेकिन खुद इंटेंशनली एफर्ट किया कि आप लोगों के सामने इसको किया जाए ताकि आप लोगों के जेहन में बैठे। सर फॉरेन वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल बैलेंस शीट है ना। सर यहां पर लिखे सारे एसेट्स किस एट क्लोजिंग डेट, सारे एसेट्स लिख दें, और यहां पर लिखें सारी लाइबिलिटीज एट क्लोजिंग डेट। एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस कर दें, क्या आ जाएगी, वेल्थ आ जाएगी एट क्लोजिंग डेट। सर ये मामला तो बड़ा ही सिंपल है, सारे एसेट्स लिख दें, सारी लाइबिलिटी लिख दें, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दें, क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। सर जी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वेल्थ स्टेटमेंट थी और ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां पर आप बात करेंगे ओपनिंग वेल्थ से। सर ये कहां से आएगी, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग होगी ना, इसमें ऐड करेंगे इनकम को, लेस करेंगे एक्सपेंस को, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। और ये क्लोजिंग वेल्थ हमेशा किसके बराबर होगी, ये दोनों टैली होंगे। सर ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। तो ये सिंपल फॉर्मेट है। वेल्थ स्टेटमेंट के नाम से जेन में रखें बैलेंस शीट, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से रखें इनकम और एक्सपेंस, जिसको ओपनिंग वेल्थ, असल में इसको मैं टेक्निकल टर्म में कहूं तो मैं कहूं कि वो असल में क्या कर रहा है, आपने जितनी क्लोजिंग वेल्थ शो किया वो इनकम के थ्रू चेक कर रहा है कि वाकई इतनी बनती है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है। ये जिस तरह हम आम रूटीन में कर देंगे, एक बंदा है उसने 4 करोड़ का प्लॉट ले लिया है, तो जेहन में सबसे पहले याद है यार इसकी इतनी कमाई होगी कि इसने इतना महंगा प्लॉट ले लिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है। तो असल में हम भी क्या कर रहे होते हैं, उसकी इनकम के जरिए देख रहे होते हैं कि यार ये अभी 6 माह पहले आया था तो भी इसने प्लॉट लिया था, ये अब फिर 6 माह बाद दुबई से आया है, ये अब 4 करोड़ का, इसकी इनकम कितनी होगी। हम भी फॉरेन रूट यही कर रहे होते हैं कि भाई इनकम के जरिए एसेट देख, ये भी यही कर रहा है। क्लोजिंग वेल्थ आपकी देख रहा है और वो देख रहा है कि इनकम के जरिए जस्टिफाई हो कि वाकई इतनी इनकम और खर्चे हैं, इतनी सी बात है।
सर जी कॉमन एडजस्टमेंट जो वेल्थ स्टेटमेंट के सवाल में आता है, एक बार पास पेपर में आया हुआ, पिछली बार एडजस्टमेंट आई है और लेटेस्ट अटेंड में, और जो है आपकी आई कैप की किताब में भी है। बहुत आसान होता है इस सवाल को करना, अकाउंटेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स मैंने निकाल के आप लोगों के लिए लिख दी हैं ताकि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। सर जी सबसे पहले अगर आपने कोई एसेट खरीदने के लिए एडवांस दिया है तो याद रखिएगा ये एसेट होता है, वेल्थ स्टेटमेंट में आता है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आता, क्योंकि वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस नहीं आना है और वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट लायबिलिटी नहीं आना। सर जी समझ आ रही है? अच्छा जनाब, अगर आपने कोई लोन रीपे किया है तो वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं है। अगर आपने कोई सैलरी कमाई है ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है। अगर आपने एओपी या पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो दो चीजें होंगी। सर जी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे इस साल का, ड्राइंग लेस कर देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा होगा और ये जो प्रॉफिट होगा ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो हो रहा होगा। आपने कोई सैलरी कमाई, कोई कैपिटल गेन कमाया, कोई खर्चा किया, कोई टैक्स पे किया, कोई गिफ्ट दिया, जो चीजें भी दी हैं ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगी, खर्चे वाली और इनकम वाली सारी चीजें। और एसेट और लायबिलिटी सारे किधर जा रहे होंगे? आपने नया लोन लिया है सर ये वेल्थ स्टेटमेंट में जा रहा होगा। आपका कोई खर्चा हो गया, कोई गिफ्ट दे दिया, कोई एक्सपेंस हो गया, कोई पर्सनल एक्सपेंस हो गया, कोई इनकम हो गई, सब कुछ वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। हाँ, क्लोजिंग कैश और बैंक, इसके बारे में आपके आई कैप में जो सवाल है बुक में, उसमें ट्रिकी एडजस्टमेंट थी, बाज़-औक़ात उसने क्लोजिंग दिया नहीं होता तो फिर आपको ओपनिंग कैश एंड बैंक लेकर ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो उसने एडजस्टमेंट्स दी होती हैं और उसके बाद क्लोजिंग निकलता है। आमतौर पे आपके पास पेपर में अगर टाइम ना रहे तो इसका एक शॉर्टकट है, वो ये कि यार वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शायद टैली होता है, ये तो पता है ना। वेल्थ रिकंसिलिएशन की क्लोजिंग लो, सर इसको ऐसे कर लीजिए, इसकी क्लोजिंग लेके ये इसके बराबर कर दो, यहां से कैश की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। सर जी बात समझ? अच्छा जनाब, यहां से ये बैलेंसिंग फिगर निकाल। सर जी आगे चलते हैं, हमारे पास डांटने का भी टाइम नहीं है। सर जी ये हो गई बात कंप्लीट। सर जी चैप्टर नंबर 14 में ये सब कुछ ही था, ये कंप्लीट हो गया और अब हम बात करने लगे चैप्टर नंबर 15 की। सर जी चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 15 बात कर रहे हैं असेसमेंट की। सर जी जब हम रिटर्न जमा कराते हैं तो समझा जाता है कि कमिश्नर ने उस रिटर्न को चेक कर लिया, असेस कर लिया, और जब हम रिटर्न जमा कराते हैं तो समझा जाता है कमिश्नर ने चेक करके असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, और जिस दिन हम रिटर्न जमा कराते हैं उसी दिन समझा जाता है कि कमिश्नर ने चेक करके असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, उसी दिन ही दे दिया जिस दिन हमने रिटर्न जमा कराई थी। सर ये होती है चेकिंग, असेसमेंट। ये टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है और कमिश्नर उस रिटर्न को चेक करता है। जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की समझा जाएगा कि कमिश्नर ने उसको चेक कर लिया और उसी दिन चेक कर लिया और असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। सर असेसमेंट 3 तरह की होती हैं, बेस्ट जजमेंट, प्रोविजनल और नॉर्मल। ये जो अभी मैंने बात की है ना ये नॉर्मल असेसमेंट है। जब हम सिर्फ असेसमेंट कहते हैं तो इससे मुराद यही असेसमेंट होती है, ठीक हो गया। ये नॉर्मल असेसमेंट है। सर जी अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। नॉर्मल असेसमेंट में क्या कहा, जब आपने रिटर्न जमा कराई तो समझा जाएगा कमिश्नर ने उसको असेस कर लिया है। जब आपने जिस दिन रिटर्न जमा कराई समझा जाएगा उसी दिन असेसमेंट ऑर्डर दे दिया है,
सर ये मेन बातें हैं। अगर आपने कमिश्नर को कंप्लीट रिटर्न जमा नहीं कराई तो क्या होगा? कमिश्नर आपको हाईलाइट करेगा कि फलां फलां चीज़ें जमा कराओ। अगर आपने कमिश्नर को वो चीज़ें जमा करा दी तो समझा जाएगा आपने रिटर्न जमा कराई है। अगर आपने कमिश्नर को वो चीज़ें जो कमिश्नर ने आपको कहा है कि जमा कराओ, पर्टिकुलर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, कोई भी चीज़ है जो कमिश्नर ने आपको कहा जमा कराओ और आपने वो जमा नहीं कराई, तो समझा जाएगा जैसे आपने रिटर्न जमा करवाई ही नहीं है। सर ये नॉर्मल असेसमेंट की सारी बात है। और जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई वो साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर तक कमिश्नर नोटिस दे सकता है कि तुम्हारी रिटर्न में ये खामियां पूरी करो। जिस साल, सर मैंने रिटर्न जमा कराई है 31 मार्च वाले दिन, 31 मार्च 2018 को। ये साल कब खत्म हुआ है? 30 जून 2018। जिस साल रिटर्न जमा कराई है वो साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर, सर 180 दिन बनते हैं 27 दिसंबर 2018, तो भैया 27 दिसंबर 2018 तक कमिश्नर इस रिटर्न के अंदर कोई कीड़ा डाल सकता है, कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कोई इशू रेज कर सकता है कि ये दो, उसके बाद नहीं कर सकता। सर कमिश्नर ने आपको कहा मुझे इंफॉर्मेशन दो, कमिश्नर ने आपको कहा रिटर्न जमा कराओ, आपने उसका कहना नहीं माना। कमिश्नर ने आपको कहा कि वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराओ, आपने उसका कहना नहीं माना। कमिश्नर ने आपको कहा अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड प्रोवाइड करो, लेकिन आपने उसका कहना नहीं माना। तो याद रखिएगा फिर कमिश्नर तंग आगे क्या करेगा? कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा, अपने तौर पे असेस कर लेगा कि आपकी कितनी इनकम बनती होगी। और जो टैक्स वाले असेस करते हैं वो अपने हिसाब से थोड़ी हायर साइड पे ही होगी ना। तो कमिश्नर जो है वो असेसमेंट दे देगा ऑफ टैक्सेबल इनकम, खुद असेसमेंट दे देगा जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेस पे। और इस बेस पर क्या होगा? अंडर सच एन असेसमेंट इफ ट्रीटेड टू हैव बीन मेड ऑन द बेसिस रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्सपेयर शैल बी ऑफ नो लीगल इफेक्ट। वो कहता है कमिश्नर ने आपको कहा डॉक्यूमेंट्स दो, अकाउंट्स प्रोवाइड करो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आपने उसका कहना नहीं माना। अब कमिश्नर ने तंग आगे क्या किया है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दिया है। सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देने से होगा पता क्या? वो जो रिटर्न आपने पहले फाइल की हुई थी उसका कोई लीगल इफेक्ट वो फारग, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, ऐसे जैसे वो कभी जमा ही नहीं कराई थी। और जैसे ही कमिश्नर ने असेसमेंट की, इसके बाद क्या करेंगे? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देने के बाद वो असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। सर वो कहेगा टैक्सेबल इनकम तुम्हारी टैक्सेबल, नोटिस आ जाएगा उसमें असेसमेंट ऑर्डर होगा, जनाब आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी है, आपका टैक्स इतना बनता है, आपने टैक्स पहले इतना जमा करा दिया है, अगर बाकी टैक्स इतना जमा कराना है, और अगर आपको इस स्पेशल जजमेंट असेसमेंट के खिलाफ एतराज़ है तो अपील कहाँ दायर करनी है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। सर ये असेसमेंट ऑर्डर जो है ये जिस साल से रिलेटेड हो उसके 5 साल के अंदर अंदर ही दिया जा सकता है। कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर 5 साल के अंदर अंदर ही इशू कर सकते हैं जिस साल से रिलेटेड हो। और अगर पिछले 5 साल में से कोई 1 साल की रिटर्न भी नहीं जमा कराई हुई तो ये वाली बात 10 साल तक चले जाती है। यही बात मैंने आपको भी रिटर्न में भी बताई। जिस साल से नहीं जी, उस साल के बाद, जिस साल से रिलेटेड है उसके बाद 5 साल। वो कहता है असेसमेंट ऑर्डर शैल ओनली बी इशूड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। ठीक हो गया? अच्छा सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो गई। एक चेकिंग कर रहे थे, सारा कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा। एक चेकिंग कर रहे थे, सारा कुछ चेक किया, 2-4 चीज़ें नहीं थी, आपने बात टैक्स पेयर को कहा दो, उसने प्रोवाइड नहीं किया, आपने अंदाजे से असेसमेंट कर दी कि इसकी इतनी कमाई होती होगी, इसको इतना टैक्स जमा कराना चाहिए। सर तीसरा नंबर है प्रोविजनल असेसमेंट। हुआ ये कि एक कॉन्सेप्ट है, इसको यहां से समझाता हूं। कंसील्ड एसेट एक कॉन्सेप्ट है। कंसील्ड एसेट, इसको आसान अल्फाज में कहते हैं टैक्स चोरी का एसेट। टैक्स चोरी का एसेट वो एसेट जो ब्लैक मनी से बनाया गया है, और उर्दू में बताऊं तो ये वो एसेट जो ऐसे पैसे से बनाया गया है जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं था।
यानी उस पे टैक्स लगना तो चाहिए था लेकिन लगा नहीं है सर उस पैसे से। एक बंदा जो रिटर्न में शो कर रहा है, मिसाल के तौर पे मेरी इनकम जो है वो 18 लाख है और मेरी टोटल वेल्थ जो है वो 42 लाख है। सर उसके नाम की नई V8 आपने देख ली टैक्स वालों ने कि ये तो V8 जनाब 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है ये। अच्छा आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे। सर जी वो V8 ये एसेट सर जी आपने देखा और आपको समझ आ गई, ये एसेट कंसील्ड एसेट है सर, ये एसेट कंसील्ड एसेट है, यानी ये एसेट टैक्स चोरी के पैसे से बना हुआ। अब जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिली आपने क्या किया, आपने कहा जी आपने इसको नोटिस भेजा, हमने आपकी तहकीक करनी है। वहां पर गए तो पता चला कि उस बंदे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही नैब के पास, उस बंदे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही नैब के पास है। अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि अंदाजा ही लगा सको, अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि अंदाजा ही लगा सको। उस केस में प्रोविजनल असेसमेंट यानी आरजी असेसमेंट आपको करनी पड़ती है। वक्ती तौर पे उसे बता दिया कि ये मिसाल के तौर पे ये 2.5 करोड़ की गाड़ी है, तुमने 3 साल पहले ली थी, 3 साल पहले ये गाड़ी 2 करोड़ 10 लाख की होगी, ये 2 करोड़ 10 लाख पे तुम्हारा इतना टैक्स बनता है, ये जमा कराओ। आरजी तौर पे नोटिस भिजवा दिया, आरजी तौर पे, बाद में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उस बेस पर हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे या नॉर्मल असेसमेंट हो जाएगी। सर ये 2 बार आ चुका है पास पेपर में, आप थोड़ा सा सीरियसली लें इस एरिया को, ये 2 बार पास पेपर में आ चुका हुआ। हमारे पास असल में इतना टाइम नहीं कि इसके अलावा कोई बात करे, थोड़ी थोड़ी बातें मुझे भी करनी आती हैं लेकिन टाइम नहीं है सर। सर जी टाइम नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट, सर नॉर्मल, बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल। कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया कि नॉर्मल तो है आम रूटीन वाली, बेस्ट जजमेंट है अंदाजे वाली, प्रोविजनल है कि अंदाजे जो की भी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर आपने आरजी तौर पे कर दी। सर आगे आ गया डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के हवाले से अगर असेसमेंट हो तो क्या करनी है। वो कहता है अगर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ गया है, और इसकी एग्जांपल ये कि ए के 2 बच्चे हैं बी और सी, और इन दोनों में ये ए फौत हो गया फॉर एग्जांपल, इसके नाम एक प्रॉपर्टी थी जिसका किराया आ रहा है, बी कहता है ये किराया मुझे मिलना चाहिए, सी कहता है ये किराया मुझे मिलना चाहिए। अब किराए का असल हकदार कौन है और किसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होना चाहिए। हम तो टैक्स वाले हैं ना, हमें क्या लगे कितने की प्रॉपर्टी है, हमें तो ये ध्यान लगा हुआ है कि इससे जो किराया आ रहा है ये इनकम में शामिल हो गया, इस पर टैक्स लगना चाहिए। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि ये बी की इनकम में शामिल करें या सी की इनकम में शामिल करें, ये फैसला हो नहीं पा रहा। तो कहते हैं जब अदालत ये वाला फैसला कर देगी कि इसका मालिक असल में कौन है, तो उसके जिस साल ये फैसला करेगी वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा कि असल में किसको इसके हवाले से टैक्स जमा करवाना। सर जी अगर एविडेंस ऑफ असेसमेंट, सर जी जब आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आ गया तो ये इस बात की दलील है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है और रिटर्न आपकी कबूल हो गई है। सर वो कहता है असेसमेंट, अगर असेसमेंट ऑर्डर में कोई जाहिरी गलती हो, फॉर्म की गलती हो, स्पेलिंग की गलती हो, फॉर्मेट की गलती हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये असेसमेंट ऑर्डर ही गलत है, वॉइड है, कैंसिल हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हाँ अगर असेसमेंट ऑर्डर में कोई टेक्निकल गलती हो, सब्सटेंस की गलती हो, लॉ के हवाले से कोई गलती हो, तो जनाब इस केस में समझा जाएगा कि ये असेसमेंट ऑर्डर गलत है। या जिस बंदे को टैक्स लगना चाहिए था उस बंदे को नहीं लगा, किसी दूसरे बंदे को टैक्स लग गया, तो इस केस में समझा जाएगा कि ये असेसमेंट ऑर्डर गलत है। नॉर्मली असेसमेंट ऑर्डर जब आ गया तो समझा जाएगा आपने रिटर्न जमा करा दी और आपकी रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी पूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो रिटर्न है असेसमेंट ऑर्डर है उसमें जाहिर की गलती हो, फॉर्म की गलती हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसमें सब्सटेंस की गलती हो तो इसका मतलब है असेसमेंट ऑर्डर इनवैलिड है। या वो कहता है कि गलती ये है कि जिस बंदे को टैक्स लगना चाहिए था उसको नहीं लगा, दूसरे को लग गया, तो इस केस में भी इस असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड समझा जाएगा। सर बड़ी बार इसमें से सवाल है, इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट की अमेंडमेंट। सर आपने पढ़ा है रिटर्न को रिवाइज करने का सीन,
सर रिटर्न किसने जमा कराई, जरा बताइएगा, रिटर्न किसने जमा कराई? टैक्स पेयर ने। और इसको चेक किसने किया, असेसमेंट किसने की? कमिश्नर ने। रिटर्न रिवाइज किसने करनी है? सर टैक्स पेयर रिटर्न रिवाइज करता है और कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड करते हैं। असेसमेंट चेकिंग, चेकिंग करने के बाद भी तब्दीली जो आ रही है इसको कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। सर जी बात समझ में आ रही है? सर सुनिएगा, कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर treated as issued on self assessment basis or an assessment order made to the best of the commissioner judgment। सर कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। पहली तो बात यह है कि अगर टैक्स पेयर ने रिटर्न को रिवाइज कर दिया तो समझा जाएगा खुद ही से, जिस तरह टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी तो खुद ही से क्या समझे थे, असेसमेंट ऑर्डर आ गया और असेसमेंट हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न को रिवाइज किया तो खुद ही से समझा जाएगा कि असेसमेंट भी क्या हो गई है, अमेंड हो गई। खुद ही से समझा जाएगा कि असेसमेंट भी अमेंड हो गई है। सर पहली तो बात ये है। दूसरे नंबर पे वो कहता है असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है। कितनी बार किया जा सकता है? वो कहता है जितनी बार कमिश्नर चाहे उतनी बार असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। एक तो खुद ही वाला सीन था ना, वो तो अलहदा हो गया। ये दूसरा सीन है, कमिश्नर साहब खुद कहते हैं लो जी दोबारा चेक करेंगे। असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है। कमिश्नर किसी भी रिटर्न के बारे में कहता है कि जो असेसमेंट ऑर्डर दिया हुआ है वो कहता है कि जनाब इसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ये असेसमेंट ऑर्डर, इसको अमेंड करेंगे। तो असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार किया जा सकता है। इसमें कितनी बार की लिमिट नहीं, अलबत्ता लिमिट पता क्या है, लिमिट यह है कि कितनी देर तक किया जा सकता है। उसने कहा 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ओरिजिनल असेसमेंट वॉज इशूड। सर ओरिजिनल असेसमेंट इशू हुई थी, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था 30 सितंबर 2014 को। तो ये साल कब खत्म हुआ? 30 जून 2015 को। इसके 5 साल के अंदर सर कितना बना? 16, 17, 18, 19, 20, 21। पहली बात। दूसरी बात, जब लास्ट टाइम असेसमेंट अमेंड हुई थी, लास्ट टाइम जब असेसमेंट अमेंड हुई थी तो वो असेसमेंट के अमेंड होने के 1 साल के अंदर अंदर, जिस साल हुई थी वो साल खत्म होने के, लास्ट टाइम असेसमेंट अमेंड हुई थी 20 जनवरी 2016 को। तो ये साल कब खत्म हुआ था? 30 जून 2016। इसमें +1 करना, कितना हो गया? 30 जून 2017। अब वो सवाल ये सिनेरियो दे के भी पूछ चुका है, रट्टे वाला भी पूछ चुका है इसी एरिया को। वो सवाल ये पूछता है आप बताएं रिटर्न जो असेसमेंट है, असेसमेंट ऑर्डर कब तक जो है ना अमेंड हो सकता है? आपने कहना है 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द ओरिजिनल असेसमेंट इन विच द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इज इशूड, और दूसरा 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इज इशूड, विच एवर इज लेटर। सर लेटर कौन सा है? 30 जून 2021। ओ यस और नो? अच्छा जनाब, जब असेसमेंट को अमेंड कर दिया, मुबारक हो असेसमेंट अमेंड हो गई है, इसके बाद फिर नोटिस, भाई मौके पे ठीक है, उसके अलावा बाजों का ये जो कंट्रोल नहीं ना कर सकता ताली को, इसका कोई और मतलब होता है। ठीक है, ये मैंने पहली बात की है इस पूरे सेशन में, वाकई टाइम नहीं है जरा। सर जी देखिएगा, सर जी असेसमेंट ऑर्डर शैल ओनली बी अमेंडेड और अमेंडेड ऑर्डर शैल ओनली फर्दर बी अमेंडेड जब कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो। सर दूसरी बात बड़ी कीमती है, असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करना है, ये तो समझ आ गया। अच्छा अब कितनी बार करना है ये समझ आ गया, कब तक करना है ये समझ आ गया, क्यों करना है? सर वो कहता है डेफिनेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर डेफिनेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डेफिनेट इंफॉर्मेशन का मतलब उर्दू जुबान में होता है कि पक्की खबर होनी चाहिए। और यहां पर
क्या क्या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि किसी बंदे ने टैक्स चोरी किया है, किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम है जो असेसमेंट में नहीं आई, और टोटल इनकम जो है उसको अंडर असेस किया गया है, या रिलीफ या रिफंड को ओवर कर दिया, ज्यादा कर दिया, अमाउंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम मिस क्लासिफाई कर दिया। सर जी ये तीनों बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। ये वो बातें हैं जो वो कहते हैं आप असेसमेंट को अमेंड करेंगे लेकिन जब कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, यानी या तो आपको ये फील हो जाए कि टैक्सेबल इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, आपकी टैक्सेबल इनकम असेसमेंट में शामिल नहीं हुई, या टोटल इनकम कम कर दी गई है, या रिफंड ज़्यादा कर दिया गया है, या क्लास हेड ऑफ इनकम क्लास मिस क्लासीफाई हो गए। सर जी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? आपके पास एक बंदा है जो कहता है उसने रिटर्न में लिखा हुआ है मेरी टोटल इनकम, टोटल इनवॉइस जो है वो 26 लाख की है। सर आपने आपके पास जो इनवॉइसेस आई हैं वो 45 लाख की हैं, इसका मतलब है उसने गेन की है, उसने कुछ छुपाया है। तो सर अगर आपके पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो सेल के हवाले से, परचेज के हवाले से, रिसीट के हवाले से, जो सर्विसेज रेंडर किए उसके हवाले से, या कोई प्रॉपर्टी उसने एक्वायर किया उसके हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर आपके पास कोई कंक्रीट और पक्की इन्फॉर्मेशन हो तो फिर करता है कमिश्नर अमेंड या फर्दर अमेंड असेसमेंट ऑर्डर को। और अगर कमिश्नर को लगे कि ये गलत हो गया है, कमिश्नर हमेशा तभी असेसमेंट या फर्दर असेसमेंट करेगा जिसकी वजह से टैक्स बढ़ेगा या जो है वो रिफंड कम होगा। सर जी एक बार असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया फिर क्या होगा? सर असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा किसको? टैक्स पेयर को। किस चीज के बारे में? सर ये बिल्कुल वही है जो भी पढ़ाया था, अमेंडेड टैक्सेबल इनकम, अमेंडेड अमाउंट ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग द अमेंडेड असेसमेंट। सर जी ये चार बातें। अमेंडेड टैक्सेबल इनकम, सर गौर कर रहे हैं पहले सिर्फ टैक्सेबल इनकम था, अब अमेंडेड आ गया है, बस इतना फर्क है। अमेंडेड टैक्सेबल इनकम, अमेंडेड अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, टैक्स पेड, टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग। सर जी ये सारी बात आपके साथ हो गई असेसमेंट के हवाले से। अब दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। सर क्या असेसमेंट की अमेंडमेंट तो आपने बता दिया है, सर क्या असेसमेंट रिवाइज भी हो सकती है? यस, जब हायर अथॉरिटी वाला कमिश्नर जो है वो किसी असेसमेंट ऑर्डर को देखता है और उसको चेक करता है और उसमें कोई तब्दीली करता है तो इसको कहते हैं रिवीजन ऑफ असेसमेंट। और जब भी रिवीजन ऑफ असेसमेंट होती है तो याद रखिएगा टैक्स पेयर जो है ना उसकी लायबिलिटी उसमें बढ़नी नहीं चाहिए। रिवीजन के केस में टैक्स पेयर की लायबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर दूसरे नंबर पे वो कहता है रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, एक रिवीजन बाय कमिश्नर है और एक रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर है। चीफ कमिश्नर सिर्फ उस केस में रिवीजन करता है जब उसके पास दरखास्त आती है या उसे अपने तौर पे रियलाइज होता है कि जो टैक्स हम डिडक्ट कर रहे हैं ना इनकम टैक्स वो ज्यादा है और उस बेचारे की इनकम कम है, यानी उस बंदे पे टैक्स बहुत कम बनता है लेकिन हम टैक्स डिडक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इस केस में कोई बंदा चीफ कमिश्नर को दरखास्त दे दे, कमिश्नर खुद ऑन हिज ओन ये फैसला कर ले कि जनाब इसको लो रेट सर्टिफिकेट दे देंगे, इस पे टैक्स कम काटना है आपने। लो रेट सर्टिफिकेट का मतलब है कि इस पे टैक्स कम काटना है आपने, या एग्जाम्प्ट कर दें या इस पे टैक्स नहीं काटना। ये चीफ कमिश्नर जब असेसमेंट को रिवाइज करता है तो वो ये वाली बात करता है। जी भाई होता भी है, बिल्कुल होता है। सर जी ये बात नहीं आई है एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट क्या है जरा प्लीज तवज्जो से, नई बात है, मुझे लगता है कि ये पेपर में टेस्ट हो सकती है, मैं इसको ज्यादा तसल्ली से कराऊंगा। सर एग्रीड असेसमेंट क्या है? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट आई और उसके जवाब में आपने एक ऑफर दे दी, टैक्स पेयर ने एक ऑफर दे दी कि जनाब मैं इतने पैसे देता हूं मेरी सारी टैक्स लायबिलिटी खत्म कर दी जाए। तो कमिश्नर जो होता है ना जिसको ये ऑफर मिली है वो कमेटी को बुलाता है और कहता है कि क्या खजाने में इतने पैसे आने से, अब ये ऑफर एक लीगल ऑफर है जो टैक्स पेयर गवर्नमेंट लेवल पर दे रहा है बंदे को,
कि जनाब मैं इतने पैसे देता हूँ, आप मेरा टैक्स क्या कर दें, लाइबिलिटी ख़त्म कर दें, तो कमिश्नर खुद से फैसला नहीं करता बल्कि कमेटी बुला लेता है और उसको सारा सिनेरियो बताता है। कमेटी इसका सारा रिकॉर्ड मंगवाते हैं और सारा कुछ देखते हैं और उसके बाद नतीजा निकालते हैं कि क्या हमें इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। अगर तो टैक्स पेयर की ऑफ़र जो है एक्सेप्ट हो जाती है और टैक्स पेयर वो पैसे जमा करा देता है और टैक्स पेयर सेटिस्फाइड है डिसीजन ऑफ द कमेटी से, तो भाई याद रखिएगा फिर तो जितना डिपॉजिट पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज है वो उसे अदा करना पड़ेगा। और कमिश्नर जो है वो कमिश्नर है वो अमेंडेड असेसमेंट को डिसीजन ऑफ द कमेटी के मुताबिक तब्दील कर देगा। सर पहले असेसमेंट अमेंड हुई थी, उसके मुताबिक था 26 लाख रुपया, इसने ऑफर की 20 लाख रुपए की। कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा लाओ 20 लाख दे दो, बस ठीक है। अब कमिश्नर क्या करेगा, असेसमेंट ऑर्डर में फिर तब्दीली करके असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा 20 लाख रुपए का, जिसके मुताबिक ये पूरी पेमेंट करेगा और बात खत्म। तो कमिश्नर जो है वो अमेंड कर देगा असेसमेंट को, जो डिसीजन ऑफ द कमेटी ने किया ना 20 लाख का, उसके मुताबिक। टैक्स पेयर चाहे तो वेव भी कर सकता है राइट टू अपील, वो पहले ही कह देगा जी मैं अपने अपील का हक जो है वो क्या करता हूँ, वेव करता हूँ, और कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर कमेटी ने इशू को फैसला कर दिया और टैक्स डिपॉजिट हो गया। अगर कमेटी ने फैसला कर दिया है और टैक्स पेयर ने टैक्स डिपॉजिट कर दिया तो बस फिर ख़त्म, फिनिश, फिर कुछ भी नहीं। सर जी वेयर कमेटी हैज़ नॉट बीन एबल टू, अगर कमेटी की आपस में ही मसाइल हो गए और वो एक बंदा कह रहा है नहीं 26 है, हम 25 भी नहीं लेंगे, पूरा 26 लेंगे, दूसरा कहते हैं ठीक है 20 आ रहा है 20 तो ले लो, आपस में उनके क्या हो गया है, कंसेंसस नहीं हुआ और टैक्स पेयर भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये केस वापस किसके पास चला जाएगा, उसी कमिश्नर के पास ही चला जाएगा जहां पे पहले मसला फंसा हुआ था। सर कमेटी में शामिल कौन होगा, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर शामिल होगा। सर एग्रीड असेसमेंट को, सर ये वाला पॉइंट देखिएगा, एग्रीड असेसमेंट शैल नॉट बी मेड इन केस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ एसेट। सर वो जो प्रोविजनल असेसमेंट हमने पढ़ी है ना, उन केसेस में जहां पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम है वहां पर, और जहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वहां पर एग्रीड असेसमेंट नहीं होती। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है इंशाल्लाह भी बताना है आपको, लेकिन कंसीलमेंट ऑफ इनकम और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो एग्रीड असेसमेंट वहां पर नहीं होती। सर ये हमारा असेसमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अगला पार्ट जो हमारा है इसमें बेसिकली वो रिकॉर्ड का है और उससे अगला ऑडिट का। सर रिकॉर्ड के हवाले से एक बात समझिए, रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, सबूत होता है। सर आपके कितने पेपर पास हैं, आपने कहा जी मैं AFC क्लियर किया हुआ है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानता, आप अगले दिन अपना सर्टिफिकेट ले आए। सर ये वो रिकॉर्ड है जो आपने अपने पास सबूत के तौर पे रखा हुआ है कि जनाब मेरा AFC या PRC क्लियर है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, ये रिकॉर्ड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जेब से मोबाइल निकाल के उसकी फ़ोटो दिखा देंगे, सर ये देखें मौके पे हाजिर है सबूत, सर ये रिकॉर्ड है। सर मैंने कितनी सैलरी ली, सैलरी शीट मेरे पास है, ये इस बात का रिकॉर्ड है। मैंने ये सर अगर सैलरी की बात करें तो कौन कौन सा रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना चाहिए। सर रिकॉर्ड 6 साल तक आपने अपने पास रखना होता है, और रिकॉर्ड से मुराद वो सबूत हैं जो आपने अपने पास रखने होते हैं। आपने डोनेशन दी, आप कहते हैं जी डोनेशन पर तो टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, वो कहते हैं डोनेशन की रसीद दिखाएं, आप कहते हैं वो तो गुम गई है, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर रिकॉर्ड होना चाहिए तो फिर आपको डिडक्शन चलाऊंगी, फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर जी ये बात अपने ज़हन में रखिए, रिकॉर्ड 6 साल तक हमने अपने पास मेंटेन करना है। हाँ अलबत्ता अगर कानूनी कार्रवाई चल रही है, अदालत में केस चल रहा है तो 6 साल तक नहीं, जब तक उस केस का मसला हल नहीं हो जाता, जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सर अच्छा जनाब, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि रिकॉर्ड सर आपने किस चीज़ का मेंटेन करना है। सर ये तो समझ आ गई कि रिकॉर्ड से मुराद सबूत है। सर आप सोचिए जरा, एक सैलरीड पर्सन है, उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड रखिए, उसने रिटर्न में क्या शो किया होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे की इनकम 1 लाख है, साल की इनकम 12 लाख, उसने 12 लाख इनकम शो की होगी, उस पर जितना टैक्स बना है वो दिया, जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने काटा है वो लेस करके उतना वो बाकी पे कर दिया। सर इसके बाद सबूत में क्या होना चाहिए, सर सैलरी शीट होनी चाहिए, जो सैलरी स्लिप इसको मिली है वो होनी चाहिए, इसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बस काफ़ी सबूत है ना, जितने पैसे मिले उसका सबूत है। अच्छा जी
अब आप मुझे एक दूसरी बात बताएं, कैपिटल गेन है, आपने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए के हिसाब से और शेयर बेच दिया 120 के हिसाब से, 20 रुपए का गेन हुआ है, आपके पास क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? जितने जब खरीदा उसका सबूत, जितने का खरीदा उसका सबूत, जितने का बेचा उसका सबूत, और जब बेचा उसकी इनकम कैलकुलेट करके ये रिकॉर्ड। यार मेरी बात समझ आ रही है? रिकॉर्ड का असल कॉन्सेप्ट समझो, रिकॉर्ड का असल कॉन्सेप्ट है सबूत। जब कोई बंदा आपको कहे भाई दिखाओ ये आप बात कैसे कर रहे हो, आप उसके सामने डॉक्यूमेंट्स रखें और वो मान जाए कि हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये असल में रिकॉर्ड है। अच्छा जरा देखिएगा, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, तो क्या रिकॉर्ड हो सकता है? सर वो पता है क्या रिकॉर्ड हो सकता है? आपने किराया नामा होता है, किराए का मुआहिदा होता है, यस और नो? सर आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें किराया आ रहा है, ठीक हो गया, किराए का मुआहिदा होगा, आपको खर्चे माइनस करने की इजाजत है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, खर्चों की डिटेल, आपने जो लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, आपने जो रिपेयर कराई है, आपने जो और एक्सपेंस किए, उसकी सबकी रसीदें, सबकी इनवॉइसेस आपके पास होनी चाहिए। सर सबूत अपने पास रखना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ये सबूत होता है। ज़रा मेरे पास साथ आ जाइए और बात कीजिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। अगर अदर सोर्स की बात करेंगे तो सवाल ये होगा कि डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड वारंट, प्रॉफिट ऑन डेट मिला है तो बैंक स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट आया है, और अगर किसी और ने दिया है तो वो डॉक्यूमेंट जिससे पता चल रहा है, रॉयल्टी मिली है तो रॉयल्टी का एग्रीमेंट सबूत है, सर ज़कात डिडक्ट हुई है तो वो ज़कात, एविडेंस ऑफ ज़कात डिडक्टेड, सर लीज एग्रीमेंट किया है, सर जब आप प्लांट एंड मशीनरी को बिल्डिंग के साथ किराए पे देते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, यस और नो? सर उसका सबूत होगा ना कोई एग्रीमेंट। सर ये सारी चीज़ें सबूत हैं, सर ये आपके पास होनी चाहिए। अच्छा ये अभी तक जितने हेड्स मैंने बिजनेस के अलावा बाकी सारे हेड्स डिस्कस कर दिए ना, सैलरी भी कर दी, कैपिटल गेन भी कर दी, प्रॉपर्टी भी कर दिया और अदर सोर्स भी। सर जी बिजनेस को थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकली देखते हैं। सर होता ये कि एक दुकानदार है, लेट से वो सेल्स भी कर रहा है, वो परचेज भी कर रहा है, उसके पास लड़के काम भी करते हैं, उसका खर्चा भी है। अच्छा उसके पास क्या कहते हैं बिजली गैस के बिल भी हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी बनती है, उसके अकाउंट्स भी बनते हैं। यार ये सारी चीज़ें तैयार हो रही होती हैं ना। सर टैक्स में जब वो कहता है ना अपनी इनकम स्टेटमेंट शो करता है या अकाउंटिंग प्रॉफिट से लेके वो एज पर टैक्स प्रॉफिट शो करता है, सर याद रखिएगा इस केस में वो होता क्या है, उसने सेल के सारे सबूत, परचेज के सारे सबूत, सारे खर्चे, सैलरियाँ जो जो की उसके सारे सबूत अपने पास रखने होते हैं। सर वो जो सबूत वो अपने पास रखता है, बेसिकली वो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, वो सबूत जो अपने पास रखता है वो उसने अपने पास रखने होते हैं। वो कहते हैं अगर 100 रुपये से कम का खर्चा हो तो फिर अलग-अलग इतनी छोटी छोटी रसीदें ना रखें, बल्कि एक कागज़ पर मेमो बना लेके एक दिन में 100 रुपये से कम के कितने कितने खर्चे हुए वो पर डे का एक मेमो बन जाएगा, वो अपने पास महफूज रखें। दुकानदार के लिए, और अगर हम डॉक्टर की बात करें, प्रैक्टिशनर की बात, जिसके पास रश लगा होता है बाहर डॉक्टर के, सर वो कि मरीजों के नाम, मरीज आया उसने कितने पैसे दिए, उसको कौन सी ट्रीटमेंट किया, डेंटिस्ट है ट्रीटमेंट कौन सा किया, कौन सी दवाई दी, वो सारी इनकम के सारे सबूत, सारे खर्चों के सारे सबूत, सर अकाउंट्स, बिजली पानी गैस के बिल, जितनी इनकम है और जितने खर्चे हैं, गर्ज ये कि सबके सबूत उसने अपने पास महफूज रखने हैं। सर इसको याद करने का तरीका 2 बार पेपर में आ चुका है, मैंने हमेशा कहता हूँ अब भी कहूँगा, सर आप इसको एक बार रीड कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कॉमन पॉइंट्स। सर 5 कॉमन पॉइंट्स हर एक के लिए याद कर लें। केस नंबर 1 जो इनकम फ्रॉम बिजनेस ड्राइव कर ले वो कि ये जिसकी 5 लाख तक इनकम है उसमें भी बहुत से पॉइंट्स सिमिलर हैं। सर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत से पॉइंट्स सिमिलर हैं, जो प्रोफेशनल ये जो डॉक्टर है जो डेंटिस्ट है उसमें भी, और उसकी जिसकी 2.5 लाख 2.5 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है उसके लिए भी। सर इन सारे केसेस में आपको बताता चलूँ बहुत से पॉइंट्स सिमिलर हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू मार्क द कॉमन पॉइंट्स, अंडरलाइन कर लें, 5 याद कर लें। यार 5 नंबर से ऊपर का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आएगा, 5 याद कर लें, मोर देन इनफ है। हर एरिया के 5 याद कर लें, आ चुका है पहले भी अब भी आ सकता है। सर ऑडिट,
सर ऑडिट क्या है? पड़ताल करना, चेक करना। सर कमिश्नर के पास पावर है, किसी भी बंदे को कह सकता है कि हमने आपके रिकॉर्ड चेक करना है, अपना रिकॉर्ड हमें दिखाएं। उस बंदे के लिए, टैक्स पेयर के लिए लाजिम है कि वो रिकॉर्ड शो करे। अगर हार्ड फॉर्म में तो फाइल दे देगा, अगर सॉफ्ट फॉर्म में तो वो डिवाइस या पीडीएफ शेयर करेगा, यूएसबी देगा कि सर इसमें सारा रिकॉर्ड मेरा महफूज है। सर कमिश्नर वो रिकॉर्ड देखेगा, उसकी पड़ताल करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट की बेस पर अगर डिफरेंस आया तो उससे पूछेगा कि भाई ये डिफरेंस क्यों है। सर ये कमिश्नर के पास पावर है कि 6 साल तक डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड वो चेक कर सकता है। इसीलिए उसने कहा था 6 साल तक आपने संभाल के रखना है, क्योंकि 6 साल तक कमिश्नर के पास पावर है कि वो चेक कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। सर ऑडिट करने के बाद वो एक रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में टैक्स पेयर से क्या मांगता है? एक्सप्लेनेशन मांगता है कि ऐसा क्यों किया। सर उसके बाद कमिश्नर खुद करता है ऑडिट? यस, खुद भी कर सकता है। कमिश्नर मसरूफ है, ज़्यादा लोगों को ऑडिट है, तो कमिश्नर अपॉइंट भी कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के वो ऑडिट करे। अब ये वाली लाइन जरा देखिएगा, ये आगे भी काम आनी है। अगर कोई बंदा इस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया है, ये डॉक्यूमेंट मांगता, कोई बंदा इस बंदे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो वो तंग आगे क्या कर देता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे देता है। तो इससे पहले जो रिटर्न फाइल की गई थी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। सर ये वाला पॉइंट बिल्कुल स्पेशल ऑडिट पैनल में भी है, जिसमें वो कहता है कि स्पेशल ऑडिट पैनल क्या है? जहां पे बड़ी इदारे हों, बड़ी कंपनी हो, वहां पर बोर्ड क्या कर देता है? एक पैनल मुकर्रर कर देता है। इसका काम भी ऑडिट करना ही होता है, लेकिन इस पैनल में जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के होते हैं, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होती है। 2 तरह के लोग होते हैं। सर इस पैनल का हेड कौन होता है? सर टैक्स वाला बंदा होता है, यानी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होता है, और जो टैक्स वाला बंदा है उसी के पास पावर होती है ऑडिट करने की, और वही बताता है किस तरीके से ऑडिट करना है, और वही ऑथराइज, यानी ऑथराइज इसको कमिश्नर करता है, और कमिश्नर की मर्जी से ये पैनल काम कर रहा होता है। अगर इस पैनल ने, स्पेशल ऑडिट पैनल ने कोई डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट मांगी और उस बंदे ने इनकार कर दिया, तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के मुताबिक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। और इस केस में जो पुरानी असेसमेंट ऑर्डर होगा या रिटर्न होगी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। सर अगर चेयरमैन पैनल का मौजूद नहीं था तो जो प्रोसीडिंग हुई उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चेयरमैन के अलावा अगर कोई और बंदा मौजूद नहीं था, जो प्रोसीडिंग होगी वो वैलिड होगी। और इसके बाद अगला पॉइंट है फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू एज मे बी एज मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। जो भी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का बंदा होगा ना, जो कि स्पेशल ऑडिट पैनल का मेंबर होगा, वो जो काम करेगा समझा जाएगा जैसे ये स्पेशल ऑडिट पैनल ने किया है। सर जी चैप्टर नंबर 15 के अंदर ये सारी चीज़ें थी, मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। सर आज की आखिरी एरिया चैप्टर नंबर 16। सर लड़ाई चल रही थी, इधर टैक्स पेयर था, उधर कमिश्नर था। टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर देने के बाद असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर दिया। टैक्स पेयर को वो पसंद नहीं आया। टैक्स पेयर ने कहा मैं इसको नहीं मानता। उसने कहा नहीं मानते ना मानो, असेसमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अपील किस तरह दायर करनी है, इसके खिलाफ अपील दायर कर दो। कमिश्नर और टैक्स पेयर की आपस में सेटिंग नहीं हुई, वो दोनों एग्री नहीं हुए, तो फिर बात कहाँ चली जाएगी? अपील के पास चली जाएगी। असल में ये अपील है। सर अपील क्या करना है? डिसएग्रीमेंट हो तो ये अपील होता है। अपील किसको करनी है? सर कमिश्नर अपील को। अगर बात हल ना हो एपलेट ट्रिब्यूनल को, अगर फिर भी बात हल ना हो हाई कोर्ट, अगर फिर भी बात हल ना हो सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये फोरम्स ऑफ अपील है। सर अगले नंबर पे अपील क्यों करनी है? सर इन 6 केसेस में अपील करनी। मुझे हमेशा लगता है कि ये वाला सवाल बहुत आइडियल है आईकेएफ के लिए कि अपील क्यों करनी है। सर अपील तब करनी है जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट टैक्स पेयर को पसंद नहीं आई। अपील तब करनी है जब असेसमेंट को अमेंड कर दिया गया। अपील तब करनी है टैक्स पेयर
सर टैक्स पेयर रिप्रेजेंटेटिव था एक बंदे का और टैक्स पेयर को पर्सनली लायबल करार दे देगा। मैं एक फ्रेंच कंपनी में नौकरी करता हूँ, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाऊं, उन्होंने टैक्स का नोटिस मेरे नाम पे मुझे भिजवा दिया, मैं क्यों भाई, मैं तो नौकरी करता हूं, मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं। सर ये बात है, इंडिविजुअल को पर्सनली लायबल करार दे दिया। सर एक बंदा है जिसकी जिम्मेदारी थी टैक्स को डिडक्ट करने की और करेक्ट करने की, एक बंदा था जिसकी जिम्मेदारी थी, ये वाला पॉइंट मैं अब पढ़ाने लगा हूं, ये पहले मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ाया है। सर ऑर्डर जिसमें एक बंदे की जिम्मेदारी थी टैक्स को डिडक्ट या कलेक्ट करने की और उसने नहीं किया, गलती हो गई उससे, टैक्स वालों ने कहा अगर तुमने टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट नहीं किया तो तुम्हारा कसूर, अब तुम खुद जमा कराओ। सर इस ऑर्डर के खिलाफ भी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। अगर गलती ठीक करने से इनकार कर दिया है कमिश्नर की जानिब से तो आप क्या करेंगे, अपील दायर कर देंगे। और अपील जब भी दायर करेंगे याद रखिएगा इसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा होना चाहिए, टैक्स बढ़ रहा होना चाहिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये बात सोच रहे होंगे कि कोई बंदा क्यों अपील दायर करेगा जबकि इसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा है। सर सुनिए, ये बात इस तरह है कि एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी जो ओरिजिनल थी ना वो थी 1,00,000 रुपए, ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी थी 1,00,000 रुपए। हुआ ये कि असेसमेंट ऑर्डर आ गया, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया और इसके मुताबिक टैक्स लायबिलिटी होगी 1,50,000 रुपए। सर आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जो भी फैसला हो जाए आपकी लायबिलिटी इस 1,00,000 से कम नहीं हो सकती। वो ये कह रहा है कि ऑर्डर जो भी असेसमेंट ऑर्डर आएगा इसका इफेक्ट ये होगा कि लायबिलिटी 1,00,000 से ऊपर ही जाएगी। सब मेरी बात समझ आ रही है? यानी इससे पहले भी जब भी बात हुई है, ये बात याद रखिएगा, जो पहली बार आपने रिटर्न फाइल की ना उससे कम तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उससे ऊपर ही जाना है। लेकिन कमिश्नर ने असेसमेंट को अमेंड करके 1,00,000 की बजाय 1.5 कर दिया। आपने कहा भाई 1.5 नहीं, असल में 1,20 है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ये 80 हो गई है। ओरिजिनली आपने 1,00,000 लायबिलिटी थी, उससे कम तो नहीं हो सकती। सर जी ये बात आ गई। उसके बाद हम बात करने लगे प्रोसीजर फॉर अपीलिंग बिफोर द कमीशन। सर ध्यान से सुनिएगा, ये एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा दोबारा आपके काम आएगी बात, एक बार पढ़ेंगे दोबारा इसलिए काम आएगी, रिपीट होना है। सर अपील दायर करनी है कमिश्नर अपील को, कैसे करेंगे? सर वेरीफाइड फॉर्म में प्रिस्क्राइब मैनर में ग्राउंड्स क्यों कर रहे हैं अपील और फीस देंगे। क्या फीस है? 5,000 रुपया फीस है। हाँ अगर कंपनी ना हो, अगर कंपनी ना हो और असेसमेंट ऑर्डर भी ना हो, असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील ना हो और कंपनी भी ना हो तो 2,000 होगी, वरना हमेशा फीस कितनी होगी? 2,500 होगी। कंपनी ना हो और असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील ना करनी हो तो फीस 25 होगी, वरना कितनी फीस होगी? 5,000 रुपये फीस। ये आपने अपील दायर करनी है कब तक? कमिश्नर ने जो असेसमेंट ऑर्डर दिया है और डिमांड नोटिस भेजा है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। यहाँ भी 30 दिन और यहाँ भी 30 दिन है। बस जब असेसमेंट होती है तो डिमांड नोटिस आता है, असेसमेंट के अलावा कोई ऑर्डर होता है तो सर्विस ऑफ ऑर्डर आता है। सर प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील का फैसला किस तरह होना है? सर अपील की बात सुनवाई होगी, कमिश्नर अपील के पास चलेगी ना, हेयरिंग होगी। सर कमिश्नर को भी बुला लिया जिसने असेसमेंट ऑर्डर दिया और साथ टैक्स पेयर को भी बुला लिया। सर ये दोनों लोग आगे इसको नोटिस दिया कि भाई आ जाओ आज समाअत होगी। सर ये समाअत होनी थी। इतने में आपको एक बात बताता चलूं कि अपील दायर सिर्फ तभी होती है जब आपने पुराने ऑर्डर के मुताबिक टैक्स जमा करा दिया होता। पुराने ऑर्डर के मुताबिक टैक्स जमा कराएंगे तो ही अपील दायर होगी। अब जरा एक बात समझिएगा, अगर एक बंदा कहता है कि सर मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मैं टैक्स जमा कराऊँ, मुझे घर बेचना पड़ जाएगा। कमिश्नर अपील के पास एक बंदा गया, कमिश्नर अपील ने कहा अच्छा दिस विल कॉज अनड्यू हार्डशिप, इसकी वजह से तो तुम्हें अनड्यू हार्डशिप होगी। अच्छा मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं रिकवरी टैक्स रिकवरी वालों को स्टे ऑर्डर दे देता हूँ, रोक देता हूँ कि इस बंदे से टैक्स रिकवर ना करो। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। सर ये वो वाली बात लिखी है, कमिश्नर अपील को अगर लगा कि टैक्स रिकवरी की वजह से टैक्स पेयर को अनड्यू हार्डशिप होगी तो वो क्या करेगा? स्टे ऑर्डर दे देगा। कितने दिनों के लिए? 30।
सर जी वो 30 दिन बाद फिर आ गया, सर टैक्स वाले आ गए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, 30 दिन पूरे हो गए। उन्होंने कहा एक बार फिर 30 दिनों के लिए तुम्हें इजाजत दी, स्टे ऑर्डर दे दिया मजीद 30 दिन के लिए, लेकिन अब जो दोबारा 30 दिन के लिए आपने स्टे ऑर्डर दिया है, इस 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, फैसला सुनाना पड़ेगा कमिश्नर अपील को। तो दूसरी बार भी 30 दिन की छुट्टी दी है, इजाज़त दी है, स्टे ऑर्डर दिया है, तो इस 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा। सर समात मुलतवी भी हो सकती है, समात मुलतवी भी हो सकती है, में एडजर्न द हियरिंग, और कमिश्नर जो है वो may before hearing of an appeal allow an appellate to file a new ground if he is satisfied। सर कमिश्नर अपील शुरू होने से पहले, अभी समात शुरू नहीं हुई थी, कि टैक्स पेयर ने कहा सर जी एक मसला तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का था, एक और मसला भी निकला है असेसमेंट ऑर्डर में, अभी हेयरिंग शुरू नहीं हुई थी, तो कमिश्नर उसको एंटरटेन कर देगा और कहेगा ठीक है वो दूसरी ग्राउंड जो है वो भी तुम ले आओ, उसको भी हम इसके साथ एड्रेस कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि हेयरिंग अभी शुरू ना हुई हो। सर कमिश्नर फैसला सुनाने से पहले पर्टिकुलर्स भी कॉल कर सकता है और फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है, और कमिश्नर एक बार शुरू हो गई हेयरिंग तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो पहली बार आपने कमिश्नर को दिए थे ना वो एक्सेप्ट करेगा, कमिश्नर अपील दायर करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता कि क्या पता जाली हो। सर समझ आ रही है, ये पॉइंट है। सर फैसला क्या होगा, सर फैसला क्या हो सकता है, सर 3 तरह का फैसला हो सकता है। सर या तो कमिश्नर अपील कहेगा जो कमिश्नर कह रहा है वो ठीक कह रहा है, या कमिश्नर अपील कहेगा जो कमिश्नर कह रहा है वो गलत कह रहा है, एनल कर देगा, या कमिश्नर अपील कहेगा कि इस फैसले को तब्दील करने की जरूरत है। सर ये तीन तरह के डिसीजन हो सकते हैं। फैसला जो भी होगा इसके नतीजे में टैक्स हमेशा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर ये फैसला एओपी के बारे में था, सर अगर एओपी की इनकम जो बढ़ेगी तो क्या इसकी वजह से मेंबर, एओपी की इनकम बढ़ने की वजह से एओपी का टैक्स बढ़ेगा, तो क्या मेंबर की लायबिलिटी भी बढ़ेगी, यस और नो, यस बढ़ेगी। शेयर ऑफ एओपी बढ़ जाएगा ना, रेट बढ़ जाएगा, तो भाई इस वजह से अगर एओपी की रिटर्न में तब्दीली आ गई तो मेंबर की रिटर्न में भी क्या आ जाएगी, सर तब्दीली आ जाएगी। वो ये कहता है कि अगर एओपी की असेसमेंट, एओपी की रिटर्न में तब्दीली आ गई तो इसकी वजह से मेंबर के भी असेसमेंट ऑर्डर में अमेंडमेंट होगी। सर कमिश्नर अपील जो है फैसले के बाद, ये फैसला कमिश्नर और एपलेट अपील करने वाले को यानी टैक्स पेयर और कमिश्नर दोनों को भिजवा देगा, और ये फैसला कितने दिन के अंदर अंदर करना है, 120 दिन के अंदर अंदर करना है। लेकिन जब, और ये मजीद तोसी कितनी मिल सकती है, 60 दिन की मिल सकती है। जब आप ये दिन काउंट कर रहे होंगे 120 दिन, तो जो मुलतवी की थी ना, टैक्स पेयर ने खुद जब कहा था कि यार कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दे, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं, तो वो वाले दिन काउंट नहीं होंगे। 120 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, लेकिन टैक्स पेयर ने जब खुद कहा था कि मुलतवी कर दे, मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, तो वो वाले 120 दिन काउंट करते हुए वो वाले दिन काउंट नहीं होंगे। और अगर आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे चले गए, अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर चले गए हैं तो याद रखिएगा वो वाले दिन भी काउंट नहीं होते। सर एक एरिया कमिश्नर अपील का, इसको आपने बहुत अच्छा तैयार कर लेना है, देन यू विल रियलाइज के यार चीजें मैक्सिमम क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। सर अपॉइंटमेंट, सबसे पहले तो एपलेट ट्रिब्यूनल होती क्या है। मसला ये आया जब फैसला हुआ ना, कमिश्नर अपील ने फैसला किया तो टैक्स पेयर कहता है ये तो आपका ही पेटी भाई है, यानी ये भी टैक्स का, एफबीआर के, आप भी टैक्स में ही नौकरी करते हो। जाहिर बात है जो इसने कहना था आपने तो वही कहना था, मैं इस फैसले से राजी नहीं हूं, मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाना चाहता हूं जो इंडिपेंडेंट हो, जो एफबीआर का बंदा ना हो। तो भाई वो किसके पास जा सकता है, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। एपलेट ट्रिब्यूनल में 3 तरह के लोग होते हैं, चेयरपर्सन, जुडिशियल और अकाउंटेंट। चेयरपर्सन एफबीआर का बंदा होना चाहिए। चेयरपर्सन कौन होगा, सर जी चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जुडिशियल पर्सन कौन होगा, जुडिशियल पर्सन वो बंदा होगा जो हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, या
एडवोकेट हो हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, ये वाले बंदे जुडिशियल पर्सन होंगे। अकाउंटिंग मेंबर कौन होगा सर? अकाउंटिंग मेंबर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चीफ कमिश्नर हो, या जिसका कम से कम कमिश्नर या कमिश्नर अपील है तो उसका 3 साल का तजर्बा हो, और कमिश्नर चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो इसका 10 साल का तजर्बा हो। सर ये चीफ ही है, जरा देखिएगा बुक में, चीफ ही है ना सर? चीफ कमिश्नर हो, कमिश्नर या कमिश्नर अपील है तो उसका 3 साल का तजर्बा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका 10 साल का तजर्बा हो। सर चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चेयरमैन। अच्छा जी, और ये हमेशा जुडिशियल मेंबर में से होगा। सर जी अपॉइंटमेंट ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल में फैसला कैसे होगा? एपेलेट ट्रिब्यूनल में सर एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कैसे होगा? सर एक बात ध्यान में रखिएगा, जो चेयरपर्सन है ना वो समझ लीजिए कि एक बंदा सिलेक्ट कर लिया गया और मुख्तलिफ केसेस उसके सामने चल रहे होते हैं, यानी एक वक्त में एक केस नहीं होता, मल्टीपल केसेस होते हैं, और मुख्तलिफ केसेस में चेयरपर्सन ने बंदे अपॉइंट किए होते हैं जो जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं और अकाउंटिंग मेंबर भी हो सकते हैं। एक बेंच बना दिया जाता है। सर बेंच का क्या मतलब है? बेंच वो जगह जहां पर केस की समाअत होती है और केस का फैसला सुनाया जाता है। बेंच में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और अकाउंटिंग मेंबर और जुडिशियल मेंबर दोनों होने चाहिए। आइडियली तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस आए तो ऐसा हो सकता है कि जुडिशियल 2 हो जाए और अकाउंटिंग 1 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जुडिशियल 3 और अकाउंटिंग 1 हो। फर्क 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक जुडिशियल मेंबर है और एक अकाउंटिंग मेंबर है, ये 1 ये 2 ये 2 ये 1, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा ट्रिब्यूनल एक्सेस के जो है फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। पावर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय, एक मेंबर करेगा या एक से ज्यादा करेंगे। चेयरमैन के पास ये पावर भी है कि वो सिंगल मेंबर बेंच बना के फैसला कर दे, लेकिन ये सिंगल मेंबर बेंच सिर्फ तब बनता है जब वो 1 मिलियन तक का केस हो, यानी छोटा केस हो तो सिंगल मेंबर बेंच भी काफी है। सर फैसला सुनाया जाएगा बेंचेस में, ये जो फैसला होगा ये मेजॉरिटी की बेस पे होगा। अगर फैसला दोनों लोग यानी बराबर तो हिस्सा तकसीम हो जाए तो फिर कुछ नए लोगों को ऐड कर दिया जाएगा और फिर जो फाइनल मेजॉरिटी होगी उसका फैसला फाइनल होगा। सर अपील किस तरह दायर करनी है? रेपिटेशन शुरू हो रही है सर, बिल्कुल उसी तरह ही अपील, प्रिस्क्राइब फॉर्म, वेरीफाइड मैनर, फीस भी 5,000 ही है और इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के अलावा जो उसके लिए 2500, कमिश्नर को फीस पे नहीं करनी। सर दूसरी बात, एपेलेट ट्रिब्यूनल फैसला कितने दिन के अंदर अंदर कर देगी? एपेलेट नहीं सर, एपेलेट ट्रिब्यूनल केस 60 दिन के अंदर अंदर एडमिट कर लेगी। पहले 30 दिन के अंदर अंदर था, यहां पे 60 दिन के अंदर अंदर है। एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 180 दिन के अंदर फैसला करेगी। अगर कोई बंदा एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आगे कहे कि मुझे स्टे ऑर्डर दे दे रिकवरी से, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल उसको स्टे ऑर्डर दे देगी रिकवरी से 180 डेज के लिए। सर ये वाली बात भी रिपीट हो रही है और ये वाली बात भी रिपीट हो रही है और ये वाली बात भी। सर सिर्फ ये डेज की चेंजेस हैं, बाकी बात रिपीट हो रही। मैं इसलिए आपको कह रहा था पहला जरा ज्यादा ध्यान से अब बताऊंगा। सर रिपीट हो रही है बात। एपेलेट ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर्स कॉल करेगा, इंक्वायरी कमीशन के जरिए इंक्वायर कर सकता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल सारी हेयरिंग सुनेगा और अगर उसे लगे कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी है तो वो कर देगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल फैसला 6 माह के अंदर अंदर कर देगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या फैसला करेगा? सर फॉर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई और एनल, ये सेम वही वाली बात है। और फैसला करके कहाँ भेज देगा? कमिश्नर को भी भेज देगा और कमिश्नर अपील को भी भेज देगा। सर उसके बाद उसने कहा कि अगर फैसला एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला एओपी के बारे में था, तो सर ये बात भी आपसे कर चुका हूं, ये भी रिपीट हो रहा है। एओपी के बारे में कोई फैसला सुनाया था तो क्या होगा? सर उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी असेसमेंट ऑर्डर क्या किया जाएगा? अमेंड किया जाएगा। सर आखिरी और सबसे अहम बात एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो आपसे करनी है वो ये कि भाई एपेलेट ट्रिब्यूनल आखिरी लिमिट है अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। सर व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना।
सर मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। सर एक बंदा इशारे पे खड़ा है और उसने येलो लाइट थी और उसने क्रॉस कर लिया, तो सवाल ये पैदा होता है, एक बंदा इशारे पे खड़ा है, येलो लाइट थी और उसने क्रॉस कर लिया, तो सवाल ये पैदा होता है, पहला सवाल ये पैदा होता है क्या उसने क्रॉस किया रोड को, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और क्या येलो लाइट होने पर क्रॉस करना कानून की खिलाफ वर्जी है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, क्या वाकई हकीकत में ऐसा हुआ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और दूसरे नंबर पे क्या कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है येलो लाइट पर क्रॉस करना, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो यानी ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल आखिरी अथॉरिटी है। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ना हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तो बात आगे चलेगी। सर कहां पर जा सकती है, हाई कोर्ट के पास। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला किया 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट पे चल जाए, फीस 100 रुपये, कमिश्नर वो फीस भी पे नहीं करेगा। हाई कोर्ट वाले पहले तो ये देखेंगे, पहले बताओ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ तो वहीं से ही फारिग कर देंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो उसको देखेंगे, और फिर ये फैसला जो है वो 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे। अगर कोई बंदा इनके पास भी आ गया, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है जमा कराने के, अनड्यू हार्डशिप होगी, तो ये उसको भी क्या दे देंगे सर, ये उसको भी स्टे ऑर्डर दे देंगे। कितने दिनों के लिए, 180 डेज के लिए, 6 माह के लिए इसको स्टे ऑर्डर दे दिया जाएगा उस बंदे को। अच्छा, द हाई कोर्ट शैल डिसीजन, हाँ जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा उसके बारे में वो डिसाइड करेगा। उसके बाद उसने कहा है if the recovery of tax is stayed by high court the order shall expire by 6 months। सर 6 माह तक उसको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, और अगर 6 माह से पहले फैसला हो गया या केस करने वाले ने केस वापस ले लिया, तो स्टे ऑर्डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 6 माह तक फैसला हो गया या केस करने वाले ने केस वापस ले लिया। सर आखिरी बात हाई कोर्ट की ये है कि हाई कोर्ट वाला कमिश्नर से पूछेगा इसको रिफंड दें या तुमने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर कमिश्नर कह दे कि इसको रिफंड दे दो, मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, तो इसको रिफंड दे दिया जाएगा। अगर कमिश्नर कह दे कि इसको रिफंड नहीं दो, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो इस केस में उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा, हमारे स्कोप में नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सर आखिरी 3-4 मिनट में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को डिस्कस करना है। सर जी जरा देखिएगा, आखिरी 3-4 मिनट है बस। सर जी जरा देखिएगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्या है। सर एक स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि सर अगर आपका मामला हल नहीं हो रहा था इस चैनल से, कमिश्नर अपील से, एपेलेट ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो आपने कहा कि यार एक मुतबादिल रास्ता है उसको ट्राई करते हैं। वो क्या है सर, आपने ये एक लीगल फॉरम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, आपने ये फैसला, आपने एफबीआर को जो है वो अप्लाई करना है, उसको कहना है कि मुझे एक कमेटी बना दो जो ये फैसला करेगी, मुझे हम उसके मुताबिक चल लेंगे। आपने एफबीआर को क्या किया, अप्लाई किया कि मुझे कमेटी बना दो जो जिसके सामने ये सारा केस रखा जाए। एफबीआर वाले के पास जब आपने ये रिक्वेस्ट की, तो एफबीआर वाला उसके 30 दिन के अंदर एक कमेटी बना देगा। उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा सर, चीफ कमिश्नर शामिल होगा, 2 पर्सन जो कि एफबीआर के पैनल में से हैं वो शामिल होंगे, और तीसरे नंबर पर नुमाइंदा शामिल होगा। सर देखिएगा, एफबीआर का चीफ कमिश्नर शामिल होगा, 2 पर्सन जो एफबीआर के पैनल में हैं जिसमें चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं वो शामिल होंगे, या एडवोकेट शामिल होंगे। सर एफबीआर जो है प्रिस्क्राइब कर देगा रेम्यूनरेशन कि यार कितने पैसे दिए जाएंगे ये जो मेंबर थे। चीफ कमिश्नर तो सरकारी मुलाजिम है, वो तो पैसे नहीं लेगा, लेकिन बाकी जो लोग पैनल से आएंगे वो पैसे लेंगे, और 60 दिन के अंदर अंदर इस कमेटी को फैसला सुनाना होगा। इस कमेटी ने फैसला सुना दिया और ये फैसला इस पर अमल दरामद हो गई तो ठीक। अगर ये कमेटी फैसला ना सुना सकी तो एक मजीद कमेटी बनाई जाएगी जिसने 60 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। अगर वो कमेटी 60 दिन के अंदर फैसला ना सुना सकी
तो ADRC को ख़त्म कर देंगे और वो टैक्स पेयर वापस कहाँ चला जाएगा, वो टैक्स पेयर वापस वहीं से ही चला जाएगा जहाँ पर उसका मामला फंसा हुआ था, कमिश्नर अपील के पास या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। सर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में असल में ये बात है, ये एक मुतबादिल रास्ता है। अगर इसने काम कर दिया ठीक, अगर इसने काम किया और आपको इसका काम पसंद आ गया तो आप ओके करके ओरिजिनल जहां पर केस पेंडिंग था वहां से केस वापस ले लेंगे और मामला खत्म, फैसला हो गया। अगर इसने जो फैसला किया वो आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या कहते हैं, अपना केस वापस वहीं पे ही ले जाएंगे जहां पर पहले पेंडिंग था। ये दो बातें हो गई। तीसरे नंबर पे अगर इससे फैसला नहीं हो सका तो इसकी बजाय 60 दिन बाद इसको खत्म करके एक नई कमेटी बना दी जाएगी जो मजीद 60 दिन के अंदर फैसला सुनाएगी। अगर उससे भी फैसला ना हुआ तो ADRC को ख़त्म कर देंगे और आप वापस वहीं पे ही चले जाएंगे। सर जी ये डिस्कशन थी हमारी। आखिरी बात ये कि अगर एपलेट अथॉरिटी ने जो भी फैसला किया है ना, अगर वो रिलीफ के हवाले से किया है तो कमिश्नर उसके 2 माह के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर बना देगा। अगर रिलीफ के अलावा किसी और केस के बारे में किया है, फैसला होली और पार्टली सेट असाइड किया है तो 1 साल के अंदर अंदर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फैसला एपलेट अथॉरिटी ने किया वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर वो असेसमेंट ऑर्डर बना देगा और आम रूटीन में 2 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ऑर्डर बना के देगा। सर प्रायोरिटी देखी जाए तो सबसे पहले 14th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली 15th इंपॉर्टेंट है और थर्डली जो है वो 16th चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चैप्टर्स 12 से 15 वर्किंग डेज में कराए हैं, जो मैंने अभी 1.5 घंटे में कोशिश की कि इसको मैक्सिमम समराइज कर दूं और सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। नहीं सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि सर ने जो कोर्स ये 5 दिनों में करवा रहे हैं, ये कोर्स किसी भी दूसरी जगह पे 50-60 घंटे का कोर्स है और इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनकम टैक्स मुकम्मल हो गया सर और कल इंशाल्लाह ताला आप सेल्स टैक्स कर रहे होंगे और जो मटेरियल है वो हम जो सर ने लिंक दिया हुआ है उसके अंदर डालते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कल का फाइनल डे है इंशाल्लाह ताला। टिल देन, लेकिन उससे पहले सर के लिए एक बार फिर भरपूर क्लैपिंग। जो सर का जज्बा है माशाल्लाह, अल्लाह इसको जवान रखे हमेशा के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब नाम कमाएं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।